हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट examtrends.net से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सीआरपीएफ ने अपना 54वां शौर्य दिवस कब मनाया। यह मनाया गया है, सीआरपीएफ के बारे में आपको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया, शौर्य दिवस। यहाँ पे देखिए स्थापना दिवस नहीं है, यहाँ पे है शौर्य दिवस। और कोई अपना शौर्य कब मनाएगा, जब उस समय तक कोई ना कोई युद्ध जीता होगा या कोई पर्टिकुलर उस टाइम पे कोई अच्छा काम हुआ होगा। तो सीआरपीएफ ने अपना 54वां दिवस शौर्य दिवस मनाया है 9 अप्रैल 2019 को। ठीक हुआ क्या था कि 1965 में सीआरपीएफ ने भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा, गुजरात में पश्चिमी सीमा कहाँ है हमारा, गुजरात में, तो वहाँ पे कच्छ के रण के पास जो 2 पोस्ट ऐसे थे जहाँ पे पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था। और इसके बाद होता क्या है कि वहाँ पे जो सीआरपीएफ के जवान रहते हैं वो इस मिशन में कामयाबी पाते हैं और उनको वापस भेज लेते हैं। इस वजह से 9 अप्रैल के दिन को सीआरपीएफ में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा सीआरपीएफ से एक क्वेश्चन और याद है, मैंने अभी आपको कल परसों में पढ़ाया था कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश से अपने सीआरपीएफ के जवानों को वापस बुला लिया, तो लीबिया से वापस बुला लिया। वहाँ पे संकट चल रहा था जिस वजह से भारत ने अपने सीआरपीएफ जवानों को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट है हमारा कि 2019-20 के लिए भारत की आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 7.5% घटा करके कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, पहले आईएमएफ ने, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने कहा कि भारत की जीडीपी 7.5% होगी। बट कुछ दिन बाद उसने कहा कि अब भारत की जीडीपी कितनी होगी, 7.3% होगी। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 7.3% होगी भारत की जीडीपी। किस रिपोर्ट में इस आईएमएफ ने बताया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें 2019-20 के दौरान भारत की जीडीपी घट रही है, 7.3% रह सकती है। ठीक है, और ये जो 7.5% वाली रिपोर्ट है यह इसी साल जनवरी में आई थी और अभी 2 महीने बाद आईएमएफ ने रिपोर्ट दिया है कि यह कितना होगा, 7.3%। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो वर्ल्ड बैंक और आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट दिया है। किसने किसने, वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, 7.5% किस फाइनेंशियल ईयर में, 2019-20 में। और वर्ल्ड बैंक से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष बने हैं डेविड मालपास। ठीक है, और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने भी कहा कि भारत की जीडीपी 7.2% होगी। और आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ने भी कहा है कि 7.2% होगी भारत की जीडीपी 2019-20 में। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है। ठीक है, क्या है इसमें, अल्ट्रा लो एमिशन जोन है क्या ये। देखिए इस समय बहुत सी गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जो क्या है, प्रदूषण को बहुत ज़्यादा फैला रही हैं। तो इस वजह से आपने सुना होगा एक फ्यूल आया है यूरो 4 से के अलावा यूरो 6। तो जो यूरो 6 है वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। तो वहाँ पे कहा गया है कि जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है उनको अब एक शुल्क देना होगा। ठीक है, उनको अगर 24/7 एक जोन है, एक पर्टिकुलर जोन जहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर वो वहाँ पे एंट्री लेती हैं तो उनको फीस देना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उत्सर्जन को बढ़ा रही हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, तो इस वजह से। तो ऐसा इसको लागू करने वाला है लंदन। लंदन ने 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन क्रियान्वित करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें अगर कोई कार है, वैन है या मोटर बाइक है तो उसके लिए कितना शुल्क है, 12.5 पाउंड शुल्क है। कितना है, 12.5। और अगर यही कोई बस है तो उसके लिए कितना शुल्क है, 100 पाउंड है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि लंदन में
50% नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो केवल जो गाड़ियां हैं उनके कारण होता है। इस वजह से लंदन को यह कदम उठाना पड़ा, ठीक है। और जिसके कारण अगर वहाँ पे प्रदूषण बढ़ता है तो उससे करीब लंदन को 3.7 अरब पाउंड का लॉस होता है, जिस वजह से लंदन ने यह कदम उठाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाडा ने किस एथलीट को डोप पॉजिटिव होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास बात आती है कि आखिर ये नाडा क्या है, ठीक। तो देखते हैं, नाडा का फुल फॉर्म होता है हमारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नाडा तो हमारा नेशनल लेवल पे काम करता है, इसी के साथ एक होता है वाडा। वाडा का क्या होता है, विश्व एंटी डोपिंग संस्था, ठीक। इसको किसने लाया, इसको लाया गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। वर्ल्ड लेवल पे वाडा लाया गया है और अलग अलग देश अपने यहाँ पर्टिकुलर लेवल पे लेके आए हैं नाडा को, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इसमें एक एथलीट है मनप्रीत कौर। कौन है, मनप्रीत कौर। आपने सुना होगा कि ये भारत के गोला फेंक एथलीट हैं और इन्होंने बहुत से गेम में है जिसमें इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। अभी करीब इनको 4 बार डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया है, जिस वजह से इनके ऊपर क्या किया जा रहा है, इनको अब बैन किया जा रहा है, ठीक। तो यह काम किसने किया है, यह काम किया है हमारी एजेंसी है नाडा उसने, ठीक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, तो आई थिंक वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम चीन में इन्होंने गोला फेंक किया था 18.86 मीटर और यह एक नेशनल रिकॉर्ड था। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है हमारा अफ्रीकन लायन 2019 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीकन लायन 2019। तो यह देखिए होगा 16 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल। कब से कब तक होगा, 16 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच होगा। अब बात आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर यह युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होगा। तो यह अमेरिका और मोरक्को के मध्य होगा। इसमें आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और भी तरह के जो प्रशिक्षण है उन पर बल दिया गया और इनका अभ्यास किया गया है। मोरक्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोरक्को देखिए एक उत्तर पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है रबात, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मोरक्को की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है मोरक्को की मुद्रा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नोबेल विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हुआ। वे किस देश से बिलोंग करते थे, तो वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे सिडनी ब्रेनर। यह एक बायोलॉजिस्ट थे। सिडनी ब्रेनर कौन थे, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका निधन हुआ था 5 अप्रैल 2019 को। इन्होंने जेनेटिक कोड के क्षेत्र में शोध किया था, जिसके लिए 2002 में उनको औषधि के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। 2002 में औषधि के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था किसे, सिडनी ब्रेनर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पे विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं इशाक हाइक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इजराइल से बिलोंग करते हैं इशाक हाइक। यह एक फुटबॉलर है, क्योंकि आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे उम्रदराज फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं इशाक हाइक, तो ये कौन से खेल खेलते हैं, यह फुटबॉल खेलते हैं। 73 वर्ष के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लीजिएगा कि विश्व के सबसे उम्रदराज फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, फुटबॉल खिलाड़ी। तो ये बने हैं इशाक हाइक, जो कि इजराइल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना मैच खेला अभी हाल ही में 73 वर्ष की आयु में एक प्रोफेशनल फुटबॉल मैच खेला है, जिसके लिए इन्हें कहा गया है कि यह विश्व के सबसे उम्रदराज फुटबॉल खिलाड़ी हैं। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक प्रेषण धनराशि किस देश को प्राप्त है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेषण मतलब होता है रेमिटेंस। अब सबसे पहले तो आप लोग प्रेषण को हिंदी में जान लीजिए कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी भारतीय जाके अमेरिका में काम कर रहा है और वो वहाँ से जो पैसे वहाँ पे जो अर्न करेगा और उसको इंडिया में भेजेगा, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, वो प्रेषण कहलाएगा, ठीक। तो विदेश में काम करने वाला व्यक्ति अपने देश में अगर पैसा भेजता है तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं प्रेषण। और इसमें नंबर 1 पे है भारत। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसके पास है 2018 में, 2018 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया भारत के पास, करीब 79 अरब डॉलर का रेमिटेंस इसे प्राप्त हुआ है। इसके बाद 67 पे है चाइना एंड 3rd पे है मैक्सिको
और उसके बाद है फिलीपींस जो कि 34 अरब डॉलर पे है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और बाकी मैंने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको बता दिया था कि वर्ल्ड बैंक हमारा ये डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ ऋण माफ़ी के लिए, ऋण की पूर्ति के लिए लोन देता है आईएमएफ। और वर्ल्ड बैंक के भी 13वें अध्यक्ष बने हैं डेविड मालपास, याद रखिएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के थे ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग हमारे जो कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कि कल के हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला था हमारा कि भारत और किस देश के मध्य 26 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल के मध्य मित्र शक्ति नाम का युद्धाभ्यास हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। इसके अलावा था हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो ओवरऑल कौन सा आईआईटी शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो इसको हासिल करने वाला है हमारा आईआईटी मद्रास, ठीक है। फिर था हमारा कि कंगला तोगबी युद्ध स्मारक यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है हमारा मणिपुर पे, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है कंगला तोंगबी युद्ध स्मारक। इसके अलावा था हमारा कि मालदीव में अभी संसदीय चुनाव हुआ था, इसमें किस पार्टी को सफलता मिली है? तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को सफलता मिली है मालदीव के चुनाव में। फिर था हमारा कि अप्रैल 2019 में किस घटना की 100वीं सालगिरह मनाई गई है? तो रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह सभा, जलियांवाला बाग नरसंहार, मैंने कल आपको सब पढ़ाया था, ठीक है। फिर था हमारा कि मिस्र में कितने साल पुरानी मम्मियों का पता चला है? तो 2500 वर्ष पुराने, 250 वर्ष पुरानी मम्मियों का पता चला है। तुत्सी समुदाय के नरसंहार की 25वीं बरसी कहाँ मनाई गई है? तो रवांडा में मनाई गई है। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा था कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 2019-20 में कितनी होगी? तो 7.5% होगी। और आज हम लोगों ने पढ़ा कि आईएमएफ ने भी कहा था 7.5% होगी, लेकिन अभी उसने घटा करके कितना बोला? 7.3% होगी। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।